नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये एक खास प्रोग्राम हम अपने व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं, बजट स्पेशल। यहां कॉर्पोरेट इंडिया के बड़े दिग्गज आज हमारे साथ जुड़ेंगे पैनल में। बजट एक्सपेक्टेशन, बजट और कॉर्पोरेट इंडिया की क्या उम्मीदें हैं बजट से, ये डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तीनों कॉर्पोरेट इंडिया के दिग्गज हैं। डॉक्टर अनीश शाह महिंद्रा ग्रुप के हेड हैं। हमारे साथ संजीव मेहता HUL के हेड, और साथ में मिस्टर सुब्रत पांडा जो कि फिक्की से हैं और ऑफ कोर्स इंफा कंपनी के भी हेड हैं। वो तीनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए कि इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, इंडस्ट्री क्या रिकमेंडेशंस हैं बजट 2023 से। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। इस बजट में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए सरकार से? एक तरफ तो बाज़ार की उम्मीदें हैं कि बड़े रिफॉर्म मूव्स आएंगे, सिटीजन्स की उम्मीदें हैं कि कंजम्पशन बूस्ट करने के कदम उठाए जा सकते हैं, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा छोड़ा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, मॉडरेट उम्मीदें रखिए, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड है, ग्लोबल स्लो डाउन का जो बैकग्राउंड है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बजट पेश हो रहा है, आपको अपनी उम्मीदें कम रखनी चाहिए। आपका क्या व्यू है? पहले तो हमें, अगर कोई बजट में बड़ी सरप्राइजेस नहीं हो तो हमें खुश रहना चाहिए, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो कंट्री। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो सेकंड है कि इंडिया, भारत इस समय बड़े अच्छे पोजीशन में है। हमारी ग्रोथ, हम बोलते हैं कि जितनी बड़ी लार्ज इकोनॉमीज हैं उसमें से सबसे बेहतर हमारी ही GDP ग्रोथ है। और तीसरा, अगर हम देखें कि भारत ने इन्फ्लेशन को भी सही ढंग से कंट्रेन कर लिया है। और जो अगर हमारे फंडामेंटल्स हैं, अगर हम देखें कि जो डीलेवरेज किया है, कि जितने प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, इनका जो डेट है वो कम हो गया है। बैंक्स ने अपने आप को रिकैपिटलाइज किया है, इसका मतलब वो आगे ज्यादा लोन दे सकेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि जो 23 जो लास्ट ईयर का बजट था और इस साल के जो एक्चुअल्स आएंगे, वो जो फिस्कल डेफिसिट है वो करीबन जो बजट फिगर था उसी के आसपास रहेगा। सो हमारे फंडामेंटल बड़े स्ट्रांग हैं। लेकिन यस, अगर आप दुनिया में देखें कि दुनिया में जो लास्ट 3 डेकेड्स में, 30 सालों में, जो 3 साल रहे हैं जिसमें ग्रोथ सबसे कम रही है, एक रहा है 2009 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, दूसरा 2020 जब हमें कोविड हुआ था, और तीसरा जो सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2023 में होगा, जब ग्लोबल ग्रोथ रहेगी 2% से कम। इसमें अगर भारत ने 6 के आसपास ग्रोथ डिलीवर की तो ऑल ऑफ अस, हमें काफी खुश रहना चाहिए कि जो भारत है उसको सही दिशा में सरकार स्टीयर कर रही है। तो मैं तो काफी होपफुल हूं, मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं, और मुझे तो ये लगता है कि भारत एब्सोल्युटली राइट दिशा में जा रहा है। डॉक्टर शाह, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी खुद की क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से, स्पेशली दो बहुत इंपॉर्टेंट मामलों में। एक तो कैपिटल कैपेक्स और कैपिटल इनवाइट करने या बूस्ट करने में, और दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी। इन दो मैटर्स के ऊपर आपका क्या व्यू है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पिछले साल देखे तो बजट्स ग्रोथ ओरिएंटेड थे, और ये साल भी हमारी अपेक्षा है कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आएगा। दैट इज इम्पोर्टेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल and for energy security as well. And therefore, we are fairly optimistic that ये साल भी हम growth oriented budget देखेंगे। पांडा साहब, फिक्की की क्या रिकमेंडेशन है दो मैटर्स को लेके, जिसको बाजार बहुत चिंतित है, जिसको लेके और लगातार चर्चा हो रही है इसके बारे में? एक है डिविडेंड टैक्स, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में किसी भी तरह के फेरबदल। आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं इन दोनों मामलों में सरकार को? जब हम टैक्सेस की बात करते हैं, आई मीन ऑब्वियसली एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशन इज कि कहाँ पे बेनिफिट मिल सके, बट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एक आई थिंक गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
और इस साल ऑफ कोर्स खास करके काफी रेवेन्यू बॉयंसी है, बट आई मीन टू काउंटर दैट एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कंटिन्यू किया जाए जब तक प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी एनहांसमेंट वगैरह शुरू ना हो जाए ठीक तरह से. तो देयर विल बी अ लॉट, आई मीन हालांकि रेवेन्यू बॉयंसी है, but there will be a lot of pulls and pressures on the government to see that that the economy gets the support that is necessary for it to be a growth oriented budget. तो उस बीच क्या किस किस्म की रियायत दी जा सके, whether it is corporate taxes में, whether it is personal taxes में, हमें देखना पड़ेगा. बट मुझे उम्मीद ये जरूर है कि सब फैक्टर्स को देखते हुए गवर्नमेंट विल फाइंड middle of the road approach which satisfies everybody. मेहता साहब, हमने देखा है कि कंज्यूमर सेक्टर जो है, स्पेशली एफएमसीजी, वो एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन होता है या लीडिंग इंडिकेटर होता है रूरल इकोनॉमी की हेल्थ का. डिमांड, किस तरह का आमदनी हो रही है रूरल इंडिया में. और हमने कुछ समय से देखा है कि रूरल इंडिया में दबाव है, उनकी अफोर्डेबिलिटी थोड़ी हिट हो गई है और डिमांड में भी वहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े लोअर रहें. किस तरह से हम सरकार इस तरह कुछ कदम उठा सकती है कि पैसा आए लोगों के हाथ में कंज्यूमर्स खर्चे करने के लिए, रूरल इकोनॉमी में एक खुशहाली आए, और इसका रिपल इफेक्ट पूरे देश में देखा जा सकता है. लेकिन ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जहां छोटा तबका वो भी काफ़ी फायदे में रह सकता है? लास्ट 2 साल में सरकार ने क्या किया? एक तो मनरेगा पे आउटले इंक्रीज किया था. दूसरा, जो इन्होंने कोविड के समय से जो सबको करीबन 800 मिलियन 80 करोड़ लोगों को फ्री जो फूड सप्लाई किया था, ये एकदम ही राइट स्टेप्स थे. बिकॉज हर सरकार का कर्तव्य बनता है कि जो गरीब लोग हैं उनका ध्यान दिया जाए, उनको जितनी हो सके मदद की जाए. तो ये दिस वर एब्सोल्युटली द राइट थिंग्स टू डू. अगर देखें जो स्ट्रेस हुआ है, अभी भी हमारे देश में रूरल में वैल्यू ग्रोथ वापस आ गई है. स्ट्रेस है वॉल्यूम में, वो भी हमें समझना चाहिए. इसलिए हुआ है क्योंकि ग्लोबली कमोडिटी प्राइस हैं, उनमें इन्फ्लेशन मैंने 30 साल यूनिलीवर में काम कर रहा हूं, मैंने ये देखा नहीं है. करीबन 18-20% जो हम बोलते हैं हमारा नेट मटेरियल इन्फ्लेशन, ये देखा नहीं था. तो अगर आप देखें मार्केट में करीबन 11-12% प्राइस इंक्रीज हुआ. अगर 11-12% प्राइस इंक्रीज हो एसेंशियल्स में, तो ये भी बड़ा इंट्यूटिव होता है कि जो लोग हैं जिनकी जो वॉलेट साइज है वो लिमिटेड है, वो लोग वॉल्यूम कम करेंगे, टाइट्रेट करेंगे. लेकिन अभी भी हेडलाइन ग्रोथ है हमारे देश में. तो मैं ये समझता हूं कि अगर कमोडिटी प्राइस कम होने शुरू हो जाए तो जो कंपनीज हैं वो भी प्राइस अपना घटाएंगी, और जैसे प्राइस घटना शुरू होगा वॉल्यूम वापस आ जाएंगे. इसकी मुझे पूरी उम्मीद है. डॉक्टर शाह, आपका जो ग्रुप है वो कई सेक्टर्स में ऑपरेट करता है, लेकिन रूरल, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग आपका कोर है महिंद्रा ग्रुप का. और हमने देखा है कि इस सरकार की बहुत ज़्यादा फोकस रही है मैन्युफैक्चरिंग एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ाने में, और हिंदुस्तान का दबदबा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में भी बढ़ाने में कुछ पीएलआई कदम उठाए गए. क्या आपको लगता है पीएलआई का दायरा बढ़ाया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में या के जोन में, और कैसे कदम क्या उठाए जा सकते हैं जिसको बूस्ट मिले लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, अपने देश के लिए भी मैन्युफैक्चर करने के लिए भी और एक्सपोर्ट मार्केट को भी केटर करने के लिए? आपकी राय में. मैन्युफैक्चरिंग से जॉब्स बनते हैं, और हमारे जैसे ओईएम ऑटो में या ट्रैक्टर में कैपेसिटी बढ़ाए तो हमारी कैपेसिटी सिर्फ नहीं मगर सप्लायर की कैपेसिटी भी बढ़ती है, और उस हिसाब से पूरे इकोसिस्टम में और जॉब आता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ, गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिए हैं हमारे हिसाब से सफिशिएंट है. अभी इट इज अप टू द इंडस्ट्री टू रियली इन्वेस्ट मोर एंड टेक इट फॉरवर्ड. ऑटो इंडस्ट्री में हम हमारी कैपेसिटी दुगुना कर रहे हैं, और फार्म ट्रैक्टर्स में भी कैपेसिटी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं. So at this point in time, we feel that we have what is required, and we are on a good path for growth.